हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का लूसेंट सीरीज कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग 17 चैप्टर में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि जब ब्रिटिश शासन कर रहा था तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। इससे पहले वाले अगर आपने कोई भी वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं जो है वो लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री, मिडेबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो फिलहाल मैं करवा रहा हूँ। जो है वो मिडेबल और एंशियंट मैंने ख़त्म कर दिया है और सारे के सारे जो है वो चैप्टर वाइज MCQ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके पैरेलल जो है मैं घटना चक्र का जो है वो पॉलिटी सीरीज करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, और उसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों है। तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है। चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक जो है वो पड़ा। तो अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव था वो आर्थिक क्षेत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रिटिश उपनिवेश के चरण और विशेषता। देखिए, वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 तक था, वो एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष जो है वो विनियोग काल था, क्योंकि 1757 से 1813 के बीच में जो है वो आपका अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है भारत पर अच्छी तरह से जो है वो शासन कर रहा था व्यापारिक मामले में। औद्योगिक चरण यानी कि जो इंडस्ट्रीज जो चरण आया था 1813 से 1860 में, मुक्त व्यापार का काल था। और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 में ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है वो अंग्रेजों ने भारत पर जो है वो एक तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है वो पूरी तरह से जो है वो भारत पर हावी हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था। तो दहसाला व्यवस्था को जो है वो नहीं अपनाया था। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। अभी जो फिलहाल बिहार में बिहार SI का दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसमें आपको जो है वो अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी जो है वो बंदोबस्त क्वेश्चन पूछा था। तो आप जो है इसीलिए इसको जो है अच्छी तरह से जो है वो MCQ में करवा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अगला है 5 नंबर की भारत के प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने कब, 1853 के आसपास जो है वो पहला जो है वो रेल लाइन इसने बिछवाया था। और पहला जो ट्रेन चला था वो मुंबई से थाने के बीच में जो है वो चला था, लगभग 34 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने जो है वो प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई निरोजी ने सबसे पहले जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बतलाया था। अगला है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच था। तो वह जो है कलकत्ता से आगरा के बीच में था, आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ जो है वो प्राप्त किया था। तो जमींदार ने जो है सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो बम्बई में जो है वो स्थापित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो मद्रास प्रांत के रैयतवाड़ी भू राजस्व जो है वो कृषकों को के हितों के अधिक जो है वो सुरक्षा प्रदान करता था, जो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा था उससे। तो अगर कभी कभी पूछता है कि
कौन सा जो व्यवस्था जो है वो भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लगा हुआ था, तो देखिए बंगाल में जो है वो अस्थाई व्यवस्था लगा हुआ था, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा था, और जमींदारी व्यवस्था जो है वो मध्यवर्ती प्रांतों में जो है वो लगा हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो शुरू किया था। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है वो कार्यकाल कब से कब तक था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था, तो 1793 में जो है वो लागू हुआ था, 1792, 93 या फिर 93। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था, तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा हुआ था, और पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू हुआ था, तो 1822 में औपचारिक रूप से महलबाड़ी व्यवस्था लगा हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे वो कौन कौन से थे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास की उत्तरी जिले और बनारस में जो है वो लगा हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो अंग्रेजी शासनकाल के समय में भारत का बिहार क्षेत्र था जिसमें अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगना। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो है वो दीनबंधु मित्र हैं, तो दीनबंधु मित्र ने जो है वो नील दर्पण पुस्तक लिखा है, जो कि नील की खेती पर जो है वो लिखा गया है। उसमें जो है वो किसानों के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो कहाँ पर लगाया गया था, कहवा बागान जो है वो सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा वायनाड जनपद में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई निरोजी ने ही किया था। अगला है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में अनियमित तरीका से जनगणना हुआ था, और वहीं 1881 से रिपन के कार्यकाल से जो है वो नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ। सर टॉमस मुनरो किस भू राज्य व्यवस्था बंदोबस्त से संबंधित है, तो टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, और यही क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा में फिलहाल जो हुआ है 17 दिसंबर को वो पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है या फिर किसने लागू किया था, तो टॉमस मुनरो ने। इसलिए आप जो है इसको सभी को क्वेश्चन जो आंसर है वो सभी को अच्छी तरह से पढ़िए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में किया गया था, लगभग 34 किलोमीटर के आसपास जो है वो चला था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, तो जो अस्थाई बंदोबस्त था उसके तहत जो जमींदार जो है वो राज्य को 89% जो है वो एक तरह से भू राजस्व या फिर लगान जो है वो दिया करते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था वो कौन था, तो रैयतवाड़ी जो है वो टॉमस मुनरो ने किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग के क्षेत्र में लगा हुआ था। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बर्ड को जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व जो है वो कौन सा था, तो 51% भूमि पर अपनाई गई जो भू राजस्व था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। अगला है
भारत में उपनिवेशी काल में हिल्टली आयोग जो कि 1929 में आया था, उसका उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों से प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रावधान में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक जो है वो अवध कमर्शियल बैंक था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दंडिक आधारितता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को जो है वो बराबरी पर रोकना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 की सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलान करना है। तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो है वो जागीरदारी प्रणाली कहा जाता था। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता था। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने और हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि जो है वो महलवाड़ी भूमि था। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती जो है वो जमींदारी प्रणाली था। तो इस तरह से ऑप्शन जो नंबर जो है वो ए सही हो जाए। माफ़ कीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं जो है मिला देता हूँ। इसमें जो पहला का है वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा का जो है वो 4 आंसर हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा का जो है वो बी आंसर होगा और लास्ट का जो है वो सी आंसर होगा। आप जो है इसी तरह से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। भारी उद्योग के अभाव के कारण जो है वो ब्रिटिश सत्ता में जो है वो उद्योगों का जो है वो विकास एक तरह से नहीं हो पाया था। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कि यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो चाय और पर जो है वो रखा गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है वो चाय पर रह गया था और एक तरह से चीन पर रह गया था। तो वस्तु पूछा है तो चाय हो जाएगा, लेकिन अगर संयुक्त रूप से पूछेगा तो चाय और चीन दोनों हो जाएगा। अगर आपको ये और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने जो है पहले पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें मैं पहला ही जो वीडियो डाला हूँ उसी में मैं जो है वो सारा 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हर चीज़ के बारे में जो है मैं बतलाया हूँ। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? तो 1833 के एक्ट के तहत जो है वो समाप्त हुआ था। 1813 के एक्ट के तहत सभी प्रकार के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था, सिर्फ चाय और चीनी के अधिकार को छोड़ करके। लेकिन 1833 के एक्ट पर जो है वो चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार का व्यापार था वो भी खत्म कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त जो है वो खत्म किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आप ये भी याद रखिएगा। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।